नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा शो घंटी बजाओ में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। आपने टोपी ट्रांसफर वाली कहावत तो सुनी ही होगी, लेकिन क्या कभी आपने सपने में भी सोचा होगा कि पूरी सरकार ही अपनी जवाबदेही से बचने के लिए इस सिस्टम के सबसे निचले पायदान पर बैठे लोगों पर जिम्मेदारी की टोपी ट्रांसफर कर दे? बिहार में कुछ ऐसा ही हो रहा है। शराबबंदी का फैसला तो नीतीश कुमार वहां ले चुके, लेकिन शराबबंदी का उनका पूरा मॉडल फेल नजर आ रहा है। इस पर कई बार सवाल भी खड़े हो चुके हैं। आए दिन नकली शराब की वजह से लोगों की जान जाती है। यही नहीं, सरकारी खजाने को राजस्व का नुकसान भी होता है। माफिया जो है, शराब माफिया, वो चांदी काट रहे हैं। इन सब के बीच जब चारों तरफ से नीतीश सरकार पर दबाव बढ़ा तो बिहार सरकार ने एक अजीबोगरीब फरमान जारी कर दिया। अगर किसी इलाके में शराब की बरामदगी होती है तो उसके लिए उस इलाके का चौकीदार जिम्मेदार होगा। वो चौकीदार जिसके हाथ में सिर्फ एक छोटा सा डंडा होता है, जो खुद मामूली सी तनख्वाह पाकर किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहा होता है। सोचिए, एक मामूली चौकीदार बड़े शराब माफियाओं से लोहा कैसे लेगा? क्या सरकार अपनी जवाबदेही और जिम्मेदारी से बचने के लिए एक मामूली चौकीदार के सिर टोपी ट्रांसफर का खेल कर रही है? शराब माफियाओं के आगे नतमस्तक नजर आ रहे बिहार के इस पूरे तंत्र की 8422840000 पर जरूर घंटी बजाइए। कहीं भी जाइए दारू ही दारू नजर आ रहा है। शराब पर पाबंदी सिर्फ कहने के लिए है, जमीन पर कहीं शराबबंदी लागू क्यों पीने पता नहीं कि बिहार के मुख्य वहाँ जाके बदनामी यहाँ होगी। ट्रक से कुल 263 पेटी शराब बरामद की गई है। हमारा गांव में बहुत अधिक दारू बेचाता, मर्दाना लोग नहीं के मानत। हर क्षेत्र में क्या परचुनिया सब दारू ला करके बेचता है। खरीदना बेचना मना है, लेकिन ट्रक भर के शराब है। पीना मना है, पर देशी विदेशी हर तरह की शराब है। मरीजों के लिए एम्बुलेंस ना हो, लेकिन एम्बुलेंस में शराब है। सरकार शराबबंदी का ढोल पीटे और सीएम सचिवालय के बाहर ही शराब है। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है? कूड़े के ढेर में पड़ी शराब की ये खाली बोतलें बिहार में शराबबंदी के खोखले दावों की पोल खोल रही हैं। जिस जगह पर ये बोतलें पड़ी मिली, उसके ठीक ऊपर ये पोस्टर लगा है, जिसमें लिखा है, जीवन में अगर करनी है तरक्की तो नशे से दूरी करें पक्की। और इससे चंद कदमों की दूरी पर है मुख्यमंत्री सचिवालय। और हैरानी की बात ये कि जिस वक्त सचिवालय के बाहर ये बोतलें मिली, उसके कुछ ही देर के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी पर बड़ी समीक्षा बैठक करने वाले थे। नीतीश कुमार को यह बैठक इसलिए करनी पड़ी क्योंकि बिहार में लगातार जहरीली शराब से हो रही मौतों के कारण शराबबंदी को लेकर सवाल उठने लगे। सबसे बड़ा सवाल यही कि अगर बिहार में शराब बंद है तो फिर लोगों को आसानी से शराब कैसे मिल जाती है? लोगों का यहां तक कहना है कि पहले शराब के लिए दुकानों तक जाना पड़ता था, अब तो शराब की होम डिलीवरी हो जाती है। जब से शराबबंदी हुआ है, ऐसे समझिए कि ये होम डिलीवरी हो रहा है। सच्चाई यही है कि बिहार में हर तरह की शराब हर समय और हर जगह उपलब्ध है। जिन्हें पीना है उन्हें पता होगा कि शराब कहां से और कैसे मिलेगी। फर्क सिर्फ इतना है कि जो शराब पहले खुलेआम मिलती थी, वो अब चोरी छिपे बिकती है। जो पहले MRP पर बिकती थी, वो अब महंगे दाम पर मिलती है। और इसीलिए आरोप लग रहा है कि शराबबंदी ने सिर्फ शराब माफिया को फायदा पहुंचाया है, लोगों के लिए कुछ नहीं बदला। और ये हाल तब है जब बिहार में शराबबंदी का कानून लागू हुए 5 साल
8 महीने बीत चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ गृह मंत्री भी हैं, और अगर उनके नाक के नीचे उनके प्रशासन तंत्र के लोग अगर इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का भी उनको संरक्षण प्राप्त है। वैसे तो ये सरकार गूंगी बहरी है, ना किसी को सुनती है ना किसी के लिए कुछ करती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं करेंगे तो भाई मान ले कि आने वाले दिनों में जितनी भी हत्याएं होंगी जहरीली शराब पीने से, उसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। लेकिन सरकार तो जिम्मेदारी लेने को तैयार दिखती नहीं, इसीलिए शराब से हो रही मौतों पर नीतीश कुमार ने ये बयान दिया था। तो सोचना चाहिए ना, जब तुम पियोगे गड़बड़ चीज तो इसी तरह से न होगा। लेकिन दबाव बढ़ा तो नीतीश को अपने फैसले की समीक्षा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। 7 घंटे तक बैठक चली, कानून को सख्ती से लागू करने पर मंथन किया गया, लेकिन उस मंथन में निकला क्या वो भी सुन लीजिए। अगर हमारी सेंट्रल टीम यहां से जाती है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पर किसी भी जिले में और उसके किसी भी थाने में, और वो सेंट्रल टीम के द्वारा अगर किसी प्रकार की कोई रिकवरी होती है तो संबंधित थाना प्रभारी को तत्काल निलंबित किया जाएगा और शो कॉज जो है वो हायर फॉर्मेशन पर भी किया जाएगा और जिम्मेदारी फिक्स हो। जो चौकीदार की बुनियादी जिम्मेदारी है, गांव के हर तरह गांव में जो भी गलत काम हो रहा है और इंक्लूडिंग शराब के बारे में भी कोई सूचना है वो उन्हें हर हालत में देना है। उनकी परेड पर वरीय पदाधिकारी भी जाएंगे और अगर जो है वो अपनी बुनियादी जो ड्यूटी है उसमें कोई कमी रखेंगे तो उन पर भी जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो अब सवाल यही है कि इतने सालों में बिहार की पूरी सरकार जो ना कर पाई, क्या वो थानेदार और गांव के चौकीदार कर पाएंगे? शराबबंदी लागू कराने का नीतीश सरकार का ये अजीबोगरीब फैसला कितना कारगर साबित हो पाएगा, ये हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले इन तस्वीरों को देखना जरूरी है। गया के इस गांव में रविवार का साप्ताहिक बाजार लगा है। दूर दराज से लोग यहां खरीदारी के लिए पहुंचे, लेकिन जो भीड़ यहां लगी है वो सिर्फ सब्जियां या घर की दूसरी जरूरी चीजें खरीदने वालों की नहीं। इस बाजार में बड़ी संख्या में शराब के शौकीन भी मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ सामान के साथ साथ देसी शराब भी बिक रही है। वही देसी शराब जो बार बार लोगों की मौत की वजह बनती है। पिछले 20 दिनों में बिहार के अलग अलग जिलों में जहरीली शराब से 60 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। उसके बाद भी न बेचने वालों पर कोई रोक, न पीने वालों पर। यहाँ शराब का भी इंतजाम है और चखने का भी, इसीलिए शराब पीने वालों ने खुले बाजार में ही महफिल सजा ली। देसी शराब के साथ फ्राई चिकन और मछली वाली ये पार्टी करीब 6 घंटे तक चलती रही। कोई रोकने नहीं आया, कोई पूछने तक नहीं आया। ये है नीतीश कुमार की शराब बंदी। शराब की यूं खुलेआम बिक्री सिर्फ दूर दराज के गांव में ही हो रही है, ऐसा भी नहीं। राजधानी पटना में तो ठेले पर शराब बिकती है। पुलिस की गिरफ्त में आया ये शख्स पटना के हड़ताली मोड़ के पास ठेले पर देसी शराब लेकर जा रहा था। ट्रैफिक पुलिस ने रोका तो पता चला कि ठेले पर रखा बोरा शराब के पाउच से भरा हुआ है। पकड़े जाने पर इसने बताया कि इसमें नया क्या है। सभी को पता है शराब कहां बनती है, कहां बिकती है। कहाँ से लेकर आ रहे हो? ये कहाँ बनता है? इलायचा कहाँ? पटना में? हाँ। अच्छा, तो कितना मिलता है तुमको? सब पुलिस वाले को पता है कि हाँ नहर कहाँ पर है। अच्छा, नहर जो दानापुर नहर है वहाँ। जी। और इसको लेके कहाँ जाते हो? बस जहाँ आप हैं वहीं पर। अच्छा, ये इसी एरिया में, इसी इलाके में भेज देते हो? यस। अब सिर्फ देसी नहीं, अंग्रेजी शराब की भी यहाँ कोई कमी नहीं। पटना के चौक थाना क्षेत्र में गंगा घाट किनारे मिली शराब की इन पेटियों को देखिए। करीब 40 कार्टन अंग्रेजी शराब एक सुरंगनुमा तहखाने में छिपा कर रखी गई थी। शराब तो पकड़ी गई, लेकिन इस शराब को यहाँ तक लाने वाले के बारे में फिलहाल पुलिस के पास कोई जानकारी नहीं। बिहार में ब्रांडेड शराब की सप्लाई पड़ोसी राज्यों से होती है, जैसे यूपी के रास्ते कैमूर में आ रही शराब की ये खेप। एक ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल की पैकिंग वाले इन डिब्बों को देखकर कोई भी धोखा खा जाएगा। जब ये डिब्बे खोले गए तो पता चला कि इसमें है क्या, 250 से ज्यादा ऐसी पेटियों में शराब की बोतलें भरी हुई थी। ट्रक से कुल 263 पेटी शराब
जो करीब 2367 लीटर है वो बरामद की गई है। एक मोबाइल और करीब 2900 रुपया बरामद किया गया है। इनको बताया गया था कि बिहार पहुंचने के बाद इनको बताया जाएगा कि कहाँ किसको डिलीवरी दी जानी है। ये गाजियाबाद से चला था। इसी तरह बिहार के अलग अलग जिलों में अलग अलग तरह से शराब की सप्लाई होती है। कहीं ट्रक, कहीं एम्बुलेंस में शराब भरकर भेजी जाती है। बेगूसराय में गिट्टी से भरे ट्रक को जब अनलोड किया गया तो अंदर 365 कार्टन विदेशी शराब मिली। इसी तरह गोपालगंज में शराब तस्करों ने एम्बुलेंस में शराब भर दी। शराब की एक खेप हरियाणा से बिहार लाई जा रही थी। ये तो वो शराब है जो पकड़ी गई, लेकिन ऐसी हजारों लीटर शराब हर दिन बॉर्डर पार करते हुए बिहार के गांव-गांव तक पहुंच जाती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिस पुलिस को सीमा पर चेकिंग के लिए तैनात किया जाता है वो अपनी आंखें बंद किए रहती है। सीवान में यूपी बिहार बॉर्डर पर बनी इस चेक पोस्ट को देखिए। यहाँ गाड़ियां बिना किसी चेकिंग के आ जा रही हैं और चेकिंग करने वाले आराम से सो रहे हैं। और इसीलिए ये सवाल उठता है कि क्या शराब माफिया को पुलिस और प्रशासन की शह मिली हुई है? लेकिन बजाय इस नेक्सस को तोड़ने के बिहार सरकार ने शराबबंदी की जिम्मेदारी थानेदारों और चौकीदारों के कंधों पर डाल दी है। सरकार के इस फरमान से निहत्थे काम करने वाले चौकीदार सहमे हुए हैं। मेरे साथ लाठी डंडा लेके जाते हैं, सिर्फ ले जाते हैं, मना करते हैं। उसके ऊपर भी जो भी करे सरकार, आपको डर भी लगता है? डर भी लगवे करता है। अकेला जाने पड़ता है, वहाँ रेड करवाते हैं, फिर भी शाम को रात के अकेला जाने पड़ता है समय लगने पर। चौकीदार जो है निहत्था न है, इसका क्या हस्ती है कि इस पर काबू पा सकता है? कितने चौकीदार लोग जैसे इसके चलते जो है मारे गए। तो शराब बनाने वाला होता है क्रिमिनल, उसके पास में शक्ति क्षमता है, और यहाँ चौकीदार जो है निहत्था है, इसके पास में क्या हस्ती है? देख रहे हैं ना, कोई हथियार हम लोग पे है सर, कोई डंटा गोजी लेकर के घूमते हैं गांव में। अब इसको कहेंगे कि हाँ फला दारू बनाता है, बेचता है, तो खतरा तो खाली तो है नहीं। इन चौकीदारों का कहना है कि जब पुलिस वाले शराब माफिया को नहीं रोक पा रहे तो वो कहां से रोकेंगे? हथियार के नाम पर चौकीदारों के पास सिर्फ लाठी होती है। अररिया जिले के चौकीदारों का कहना है वो किसी तरह अपना घर चला लेते हैं। यही बड़ी बात है। शराब के तस्करों से भिड़ना उनके बस का नहीं। कहाँ से ये चौकीदार सब भरपाई कर पाएगा कि शराबबंदी को हर गांव में क्या कहता है, हर क्षेत्र में क्या परचुनिया सब दारू ला करके बेचता है, तो कहाँ चौकीदार जा करके पहरा करेगा? अकेला चौकीदार क्या कर सकता है? उसके पास क्या साधन है? कोई ना तो हर है ना हथियार है। एक लाठी लेकर के चौकीदार जाता है, उसके बाद अगर पकड़ भी लेता है तो प्रभारी को खबर करते हैं तो बेचारे प्रभारी जब तक आते हैं तो दारू उल्टा देता है, गिरा देता है, उसके बाद भाग जाता है। अगर पकड़ के छोड़ भी भाग भी गया, पुलिस वाले चले गया, तो उन लोग पूरे परिवार आके घर पर जो गाड़ी गुल्ला करना शुरू कर देता है। वहीं कैमूर में थानों में तैनात चौकीदारों की हालत यह है कि उनके पास संसाधन के नाम पर कुछ नहीं है। अगर उन्हें कहीं शराब बिकने की जानकारी भी मिलती है तो वहां तक पहुंचने में समय लग जाता है। इन लोगों का यह भी कहना है कि अब तक वो शराब तस्करी की सूचना थानेदार को दिया करते थे, लेकिन अब सरकार के इस ऐलान के बाद शराब माफिया उन्हें भी परेशान करना शुरू कर देगा। बेचने वाला है, मरफिया है पीने वाला, वो सब लोग हम लोग पर हमला करता है हर हमेशा। रात बिरात हम लोग अकेले चलते हैं, अनार धुनार को हम लोग को सुविधा कुछ सरकार ने नहीं दिया अभी तक। न लाठी है, न लाइट है, न कुछ भी है, न हम लोग का अकेले चलते हैं। शराब की बिक्री होने पर जिम्मेदारी तय करने का सरकार का फैसला सही है, लेकिन सवाल है क्या थानेदार और चौकीदार पर कार्रवाई करने से शराबबंदी हो जाएगी? अगर हरियाणा से बिहार में शराब आ रही है तो क्या सिर्फ थानेदार और चौकीदार की मिलीभगत से आ रही है? क्या पुलिस के आला अधिकारियों की जानकारी के बिना इतने बड़े स्तर पर शराब की तस्करी हो सकती है? तो क्यों नहीं जिले के अफसरों की जिम्मेदारी तय की गई? क्यों नहीं विधायकों, सांसदों और मंत्रियों की जिम्मेदारी तय की गई? पुलिस के आला अधिकारियों की जिम्मेदारी क्यों नहीं तय की गई? आज शराबबंदी कानून में चौकीदार एवं थानेदार को बलि का बकरा बनाया जाता है। हम लोग ड्यूटी तो अपने कर्तव्य से निभा ही रहा हूं। कभी थाना में ड्यूटी करने के बावजूद हम लोग जाते हैं, कभी बीट ड्यूटी करने का मौका नहीं मिल पा रहा है हम लोगों का,
यदि थाना प्रशासन को सूचना समय पे दिया जाता है लेकिन प्रशासन लेट पहुंचते हैं। सिर्फ चौकीदार और थानेदार को जिम्मेदार बनाया जा रहा है और उसके नीचे थानेदार के नीचे जमींदार हैं, जेएसआई अवर निरीक्षक हैं, हवलदार हैं, सिपाही हैं, टाइगर मोबाइल वाले हैं, तो सबको जिम्मेदार बनाया जाए और सबसे शपथ लिया जाए। सबकी जिम्मेदारी बनती है कि शराब कानून को लागू कराया जाए, शराब माफियाओं पर कमर कसा जाए। सरकार के फैसले के खिलाफ ये चौकीदार अब सड़कों पर उतर आए हैं। इसीलिए पटना के गांधी मैदान में ये प्रदर्शन किया गया। इनका आरोप है कि पुलिस वाले खुद को बचाने के लिए उन्हें फंसा देते हैं। पुलिस और शराब माफिया के गठजोड़ के कारण शराबबंदी के बाद से चौकीदारों की हत्याएं बढ़ गईं। सरकार ने इस पर तो कोई कार्रवाई नहीं की और अब अपनी नाकामी छिपाने के लिए चौकीदारों को बलि का बकरा बना रही है। तो शराबबंदी पर अपनी जिम्मेदारी से भागने वाली बिहार सरकार की घंटी जरूर बजाइए। और अब आप सोशल मीडिया साइट कू के जरिए भी घंटी बजाओ से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप कू ऐप पर @घंटी बजाओ एबीपी न्यूज हैंडल को फॉलो करें। अगर आप किसी मुद्दे पर घंटी बजाना चाहते हैं या अपने शहर और आसपास का कोई मुद्दा उठाना चाहते हैं तो #घंटी बजाओ के साथ हमें अपना मुद्दा बताएं और @घंटी बजाओ एबीपी न्यूज को टैग करते हुए पोस्ट कीजिए। और अब बात कर लेते हैं मौसम के बिगड़े मिजाज की। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और गुजरात के कई जिलों में जबरदस्त बारिश हो रही है। बेमौसम बारिश से लोग मुसीबत में हैं। बारिश के बाद झरना जल दैत्य बन चुका है और इस जल दैत्य के रास्ते में जो कुछ आ रहा है, दैत्य उसे अपने साथ बहाकर ले जा रहा है। तस्वीरें तिरुपति में बारिश के कोहराम की गवाही दे रही हैं। लगातार बारिश के बाद झरनों में पानी इतना बढ़ गया है कि सड़कें समंदर बन चुकी हैं। और अब जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए। कुदरत के कहर से इंसानी जिंदगी आफत में है और आफत में सहारा बनी है ये रस्सी। लोग बाढ़ग्रस्त इलाके से बाहर निकलने के लिए रस्सी की मदद ले रहे हैं, क्योंकि पानी का प्रवाह इतना प्रचंड है कि अगर कोई इंसान बिना किसी सहारे के इस पानी में उतरता है तो मान लीजिए कि जानबूझकर मौत को दावत दे रहा है। भारी बारिश ने तिरुमला और तिरुपति में जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बिजली, पानी और सड़क सब कुछ बंद हो चुका है। लोग बाढ़ के पानी के बीच अपने घरों में कैद हैं। ये तस्वीरें बस एक जिले की हैं। बेमौसम बरसात ने न सिर्फ आंध्र प्रदेश बल्कि तमिलनाडु, ओडिशा और गुजरात में भी लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। तमिलनाडु के 26 जिलों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। और अब वक्त हो गया है इंटरनेशनल, स्ट्रेटेजिक और बॉर्डर सिक्योरिटी से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाने का। और आज खबर चीन की सीमा से। अपने चरित्र से मजबूर चीन ने फिर से एक बार चाल चली है। लेह में जब लगा कि दाल नहीं गल रही तो चीन ने इस बार पीछे के रास्ते से वार किया है। जी हां, हमारे मित्र पड़ोसी देश भूटान की जमीन पर कब्जा कर लिया है। गांव भी बसा दिए गए। कुल मिलाकर कहा जाए तो ड्रैगन ने डोकलाम दोहराने की कोशिश कर दी, लेकिन वक्त रहते जिनपिंग का डोकलाम 2 डीकोड हो गया। हिंदुस्तान के साथ साथ समूची दुनिया को यह खबर लग चुकी है कि चीन फिर से अपनी हदें पार कर रहा है, मगर उसे भूटान में कुछ ठोस ढांचा तैयार करने से पहले एक बार डोकलाम को जहन में भर लेना चाहिए। चीन के साथ डोकलाम के अंदर भारत की सेना बड़ी धीरता के साथ खड़ी हो गई। 72 दिन तक जहाँ रात को -डिग्री टेम्परेचर होता है, हमारे सेना के जवान टिकने को तैयार नहीं थे। सामने चीन खड़ा था, इधर हिंदुस्तान की फौज खड़ी। कुछ भी हो सकता था। पूरे देश में भी चर्चा और चिंता थी।
मोदी जी क्या करेंगे। लोग कहते थे मोदी जी ये 1962 भूलना मत, हमें भी लोग डरा रहे थे, लेकिन हमें भारत के संस्कारों पर विश्वास था, भारत के धैर्य पर विश्वास था, हमारी सेना की सूझबूझ पर भरोसा था। 72 दिन तक डटे रहे। हम डोकलाम में भी डटे थे, हम अब भी डटे हैं और हम आगे भी डटे रहेंगे। तो फिर डटे हुए हिंद के जवान, हिमालय से उठता बर्फीला तूफान और सरजमी के रक्त के उबाल का उत्थान। आज चीन को एक संदेश देता है कि युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, तू भी तो राणा का वंशज है, फिर एक जहां तक ढाला जाए। और यकीन मानिए, जरूरत पड़ने पर हिंदुस्तान वो भाला सिर्फ फेंकेगा नहीं, बल्कि चीन के सीने से आर पार भी उतार देगा। क्योंकि चीन की हरकतें नहीं बदल रही, लेकिन वक्त तो बदल चुका है। नीति, नियत, नियंता सब बदले हुए हैं, तो फिर निर्धारण भी बदल ही जाएगा। हम किसी से आंख झुकाकर के बात करेंगे, नहीं हम आंख उठाकर के बात करेंगे, हम आंख मिलाकर के बात करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। और प्रधानमंत्री के कहे मुताबिक आज फिर लद्दाख की धरती से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में बंदूकों की सलामी में सम्मान की धुनों ने चीन को साफ एक संदेश भेज दिया। 1962 के युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के याद में नए सिरे से बना वॉर मेमोरियल, युद्ध की 59वीं वर्षगांठ और वहां मौजूद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सारे सीक्वेंस चीन को रेजांगला में हुई उसकी करारी हार को बखूबी बता रहे हैं, सुना रहे हैं और कहते तो यही हैं कि भूलना मत मेजर शैतान सिंह, वो मेजर शैतान सिंह जिन्होंने चीनी सेना को बर्फ की धूल चटा दी थी। 1962 में चुशूल के रेजांगला में चीन ने धोखे से हमला बोला था। भारतीय सेना की 13 कुमाऊं बटालियन की चार्ली सी कंपनी वहां तैनात थी। सैनिकों के पास ना आधुनिक हथियार थे और ना ही तोपें। परमवीर मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 1300 चीनी सैनिकों को रेजांगला में ही भारतीय सेना ने अदम्य साहस के दम पर मार गिराया और रेजांगला ही हिंदुस्तान के शौर्य को शूल की तरह चीन के सीने में चुभाता है। और फिर वहीं से खड़े होकर रक्षा मंत्री जो कहते हैं वो अपने आप में चीन के लिए हद में रहने का संदेश है। भारत का चरित्र रहा है, हम लोगों ने दुनिया के किसी देश पर ना तो कभी आक्रमण किया है और न दुनिया के किसी देश की एक ही जमीन पर हमने कभी कब्जा किया है। लेकिन यदि कुछ हुआ होगा तो हुआ होगा, लेकिन भारत अब कमजोर भारत नहीं है। भारत भी अब ताकतवर भारत बन चुका है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के रूप में हमें एक सशक्त नेतृत्व भी इस भारत को प्राप्त हुआ है। बहनों भाइयों, जब भी सेना के जवानों के संबंध में बात होती है तो सचमुच उनके भी के भाव को मैं देखता हूं तो हमारा हौसला तो और अधिक बढ़ जाता है। यदि ऐसा सशक्त नेतृत्व है तो भारत को आंख दिखाकर कोई बच कर नहीं जा सकता। जिस हद तक होगा हम लड़ेंगे और भारत की एक एक इंची भूमि को बचाने में हम कामयाबी हासिल करेंगे। और इस बयान ने यह साफ कह दिया है कि हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं जो किसी जमीन पर कब्जा कर जाए। ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान भी नहीं जो किसी के आगे गिड़गिड़ाए, बल्कि ये तो वो हिंदुस्तान है जो चीन तो क्या दुनिया की किसी भी महाशक्ति के हलक से अपना हक छीन लाए।
और चीन हमें इसी बात के लिए मजबूर कर रहा है, क्योंकि लेह लद्दाख में मुंह की खाने के बाद दूसरे रास्ते से डोकलाम पार्ट 2 दोहराने की कोशिश चीन ने कर दी है। भारत के साथ सीमा विवाद के बीच ड्रैगन ने अब एक और पड़ोसी मुल्क को डस लिया है और खबर है कि चीन ने पड़ोसी देश भूटान की सीमा में भी घुसपैठ की है। जिनपिंग की विस्तारवादी सोच संभलने का नाम नहीं ले रही। तमाम विरोधों और प्रतिरोधों के बावजूद चीन ने अपने बॉर्डर से लगे भूटान में करीब 25,000 एकड़ क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, चीन ने भूटान की सीमा के अंदर 4 गांव भी बसा दिए हैं। और ये बात तब निकलकर सामने आई जब चीनी सैन्य विकास पर एक वैश्विक शोधकर्ता ओपन सोर्स इंटेलिजेंस अकाउंट डेफ्ट्रा ने सैटेलाइट तस्वीरों को जारी किया और ये वहीं से खुलासा हुआ। इन तस्वीरों में साफ तौर पर चीन के गांव देखे जा सकते हैं। भूटान और चीन के बीच यहाँ पुराना सीमा विवाद है। दोनों देशों का दावा है कि ये जमीन उनकी है, लेकिन सच तो ये है कि चीन ने फिर से अपनी सीमाएं लांघ दी हैं। भूटान हमारा पड़ोसी देश है और प्रधानमंत्री मोदी हमेशा भूटान की तरफदारी करते रहे हैं। जाहिर है उसकी तकलीफ से हमें भी तकलीफ तो होगी ही। भूटान नरेशों की बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता ने बहुत लंबे समय से हमारे द्विपक्षीय संबंधों का मार्गदर्शन किया है। यही नहीं, उनके विजन ने भूटान को पूरी दुनिया के सामने एक ऐसे अनूठे उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है जहां डेवलपमेंट को आंकड़ों से नहीं, हैप्पीनेस से नापा जाता है, जहां आर्थिक विकास परंपरा और पर्यावरण के साथ आगे बढ़ता है। ऐसा मित्र और ऐसा पड़ोसी कौन नहीं चाहेगा। भारत हमेशा से भूटान का घनिष्ठ साथी रहा है और चीन की हमेशा से भूटान को निगल जाने की नीयत। भूटान और चीन के बीच करीब 470 किलोमीटर की लंबी सीमा है और इस सीमा पर कई विवादित इलाके भी हैं। उनमें से सबसे प्रमुख इलाका डोकलाम है, जिससे हम भली भांति वाकिफ हैं। चीन और भूटान के बीच करीब 470 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। इस बॉर्डर पर दोनों देशों के बीच में 2 ऐसे विवादित इलाके हैं जिनको लेकर दोनों देशों के बीच के संबंध हमेशा तनावपूर्ण रहे हैं। पहले तो है डोकलाम इलाका और दूसरा है उत्तर पश्चिम का इलाका। दरअसल चीन ये चाहता था कि भूटान उसे डोकलाम इलाका दे दे और उसके बदले में उत्तर पश्चिम का इलाका ले ले, लेकिन भूटान ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि अगर डोकलाम इलाका चीन को दे देता तो ये उसके सबसे भरोसेमंद और पड़ोसी देश भारत के लिए एक बड़ा सामरिक खतरा हो सकता है। और इसी डोकलाम इलाके के पास ही चीन ने फिर से हरकत की है। चीन इससे पहले 2017 में डोकलाम में सड़क बनाने की कोशिश कर रहा था। तब भारत चट्टान की तरह अड़ गया था और उसे पीछे हटना पड़ा था, क्योंकि एक तरह से कहा जाए हिंदुस्तान सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि भूटान की सीमा की भी निगहबानी करता है। आधुनिक भूटान के अस्तित्व में आने के बाद से ही चाहे मिलिट्री ट्रेनिंग हो, हथियार हो या बाकी सैन्य साजो सामान, सब भूटान को भारत ही मुहैया कराता आया है। यहाँ तक कि जब भी भूटान की सेना को हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ती है तब भी भारतीय सेना की कोलकाता स्थित ईस्टर्न कमांड की एयर विंग ही सारी मदद मुहैया कराती है। और इतिहास गवाह रहा है कि तिब्बत और सिक्किम से सटता भूटान कभी किसी मुल्क का गुलाम नहीं रहा, लेकिन चीन की नीयत उसे गुलाम बना लेने की है। और इस पर एक सच ये भी कि प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिबद्धता भूटान की सुरक्षा को लेकर भी है। जाहिर है चीन अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएगा, मगर चीन ने एक बार फिर से छल किया है। चीन ने हाल ही में अपनी सीमाई सुरक्षा और अखंडता के लिए नया सीमा कानून बनाया है। नेशनल कांग्रेस ने 23 अक्टूबर को इस कानून को मंजूरी दी। हाल ही में चीन ने भूटान के साथ सीमा समझौता भी किया, मगर समझौते के ठीक बाद खबर आ गई और पिछले 1 साल से चोरी से घुसपैठकर गांव चीन ने भूटान में बसा लिए, जो भारत के लिए वाकई चिंता का विषय है, क्योंकि चीन की तरफ से कब्जाया गया इलाका डोकलाम के पास है और डोकलाम स्ट्रेटेजिक तौर पर बहुत अहम है, इसलिए भारत में भी हलचल बढ़ गई है। एक चीनी सैन्य विकास पर वैश्विक शोध करता है। उनके फोटोग्राफ्स के अनुसार भूटान में
4 गांव चीन ने बसा लिए हैं, 4 गांव। तो ये डोकलाम से बेहद नजदीक है। यहां से पूरी डोकलाम को सुपरवाइज किया जा सकता है। पर प्रधानमंत्री जी अपनी दिव्य मौनता में हैं। वो चश्मा पहन के जिस तरह उन्होंने भगवान की आराधना में बैठ गए थे, उसी तरह मौन धारण करके बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री। हम 56 112 इंच नहीं प्रधानमंत्री जी, पर कम से कम 6 इंच का तो काम कीजिए। कम से कम चीन की आंख में आंख डाल के हमारे हिंदुस्तान के लोगों की बात तो उसे बताइए, अपनी खामोशी तोड़िए। विपक्षी पार्टी होने के नाते कांग्रेस राशन पानी लेकर सरकार पर चढ़ी हुई है, क्योंकि मसला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है और मसला गंभीर भी इसलिए है क्योंकि इससे पहले चीन के अरुणाचल में एक गांव बसा लेने की खबर आई थी। हालांकि सरकार ने उसे सिरे से खारिज कर लिया था और तब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब भी दिया था। अरुणाचल प्रदेश में गांव बनाने की बात हो रही है, उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, आपको उसकी जानकारी है। हम क्या कर रहे हैं वो मैं देख कर आया हूँ। अगर यहाँ कुछ बोलूंगा तो न्यूज बन जाएगी। हम भी किसी से पीछे नहीं हैं। हमारा एक और पड़ोसी है, उसका नाम लेने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं। उसने मन बना रखा है, उसको अपनी मनमानी करनी है। कई देशों ने उसका विरोध नहीं किया, हमारे यहाँ भी पहले विरोध नहीं होता था, लेकिन 2014 के बाद चीजें बदली हैं। हमारे सेना के जवानों को जो उस पड़ोसी को संदेश देना चाहिए था वो दे दिया है। और वाकई में संदेश तो बहुत साफ है कि हद में रहोगे तो दोस्ती बनी रहेगी, हद पार की तो दुश्मनी होगी, और दुश्मनी होगी तो बांसुरी छोड़ चक्र उठाने में वक्त नहीं लगेगा। प्रधानमंत्री की तरफ से इसे चीन के लिए ओपन लेटर मानकर चला जाए। और ये हमारी पहचान है। हम वो लोग हैं जो बांसुरी धारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। इसी प्रेरणा से हर आक्रमण के बाद भारत और सशक्त होकर उभरा है। साथियों, राष्ट्र की, दुनिया की, मानवता की प्रगति के लिए शांति और मित्रता हर कोई स्वीकार करता है, हर कोई मानता है बहुत जरूरी है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि शांति निर्बल कभी नहीं ला सकता। कमजोर शांति की पहल नहीं कर सकता। वीरता ही शांति की पूर्व शर्त होती है। देश के सबसे बड़े डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म पेटीएम की शेयर बाजार में आज ओपनिंग गड़बड़ा गई। इससे हुआ ये कि पेटीएम में पैसा लगाने वाले निवेशकों को भारी घाटा हो गया। क्या सोचा था और क्या हो गया? देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ बाजार में लड़खड़ा गया। पेटीएम जिस आईपीओ को बड़े धूमधाम से लेकर आया था, उसे उम्मीद के मुताबिक रिस्पांस नहीं मिला और शेयर धड़ाम हो गए। पैसा लगाने वालों का मूड खराब हो गया। पेटीएम के आईपीओ का इश्यू प्राइस 2150 रुपए था, लेकिन इसका शेयर पहले दिन 27% टूटकर 1564 रुपए पर बंद हुआ। यानी निवेशकों को आईपीओ प्राइस की तुलना में 586 रुपए प्रति शेयर का घाटा हुआ है। पेटीएम का 18,300 करोड़ रुपए का इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी आईपीओ देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ है, लेकिन इस सबसे बड़े इश्यू का बाजार में सबसे खराब प्रदर्शन रहा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।